आदाब नाजरीन, चलती रहे जिंदगी में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में मौसम बड़ा अजीब व गरीब है। कई जगहों पर बारिश, ज़ोरदार बारिश है तो कहीं सैलाब है और कई ऐसे देही इलाके हैं जो आधे से ज़्यादा डूबे हुए हैं। चाहे वो हम महाराष्ट्र के देही अजला की बात करें या गुजरात की पूरी तरह से बात करें और कर्नाटक की इधर पूरी तरह से एक बहुत बुरी हालत से गुजर रहा है, सैलाब की सूरत हाल है। और वहीं मुल्क में कोरोना के भी मामले एक्टिव हैं। तो ICMR माहिरीन के मुताबिक अद्वियात के गैर माकूल इस्तेमाल, ज़्यादा और कम तशखीस और रेफरल के नाक़िस तरीक़ों से मुंसलिक मसाइल को इस तरह के मयारी इलाज के वर्क फ्लो की मदद से मुनासिब तरीके से हल किया जा सकता है। तो मौजूदा एडिशन में जिन खुसूसियात का अहाता किया गया है उनमें डर्मेटोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, मेदे, जनरल सर्जरी, बांझपन, नेनेटोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, इस तरह के और अमराज चश्म, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक्स सर्जरी शामिल हैं। तो इन तमाम मसाइल से कैसे बचा जाए, किस तरह की गाइडलाइंस जारी की गई है और कोरोना के जो मामले हैं इस पर ये बताएंगे हमारे ख़ास मेहमान। इसके अलावा आज हमारे साथ ख़ास मेहमान जुड़ चुके हैं, जिसमें से डॉक्टर अरुण शाह जो कि सीनियर पीडियाट्रिशियन हैं और डॉक्टर तमरिश कुले हैं, एमरजेंसी मेडिसिन एक्सपर्ट। इस वक्त हमारे साथ तमरिश कुले साहब जुड़ चुके हैं। डॉक्टर तमरिश कुले जी, आपका स्वागत है, इस्तकबाल है सर। जिस तरह से ICMR ने नई गाइडलाइंस जारी की है, ये किस तरह की गाइडलाइंस है और उसमें क्या क्या किन किन चीज़ों की शनाख्त होगी, क्या इलाज होगा? देखिए, ICMR ने ये जो प्रयास लिया है ये नया नहीं है। ये 2019 में पहले बार जो गाइडलाइंस आया है, जिसको हम स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट वर्कफ्लो बोलते हैं जी, एक पहले किस्त में उन्होंने काफ़ी सारे गाइडलाइंस रिलीज किया है जी, और इस साल भी मार्च में एक बार रिलीज किया और अभी तीसरे बार ICMR ने एक गाइडलाइंस का जो लिस्ट है वो लेके एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट वर्कफ्लो करके आया है। अब हमको समझना चाहिए ये किस लिए जरूरत है। देखिए, हमारा जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो एक त्रिस्तरीय अरेंजमेंट है। सबसे नीचे जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, हमारा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, ब्लॉक लेवल हेल्थ सेंटर्स है। उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है। उसके ऊपर जो हमारा जो टर्शियरी केयर हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेजेस ये है जी। आप खास करके जो प्रॉब्लम कई सालों से चल रहा है, जो कि मरीज जो है वो साधारण जो आम आदमी है उनको समझ में नहीं आता कि कौन सा बीमारी के लिए कहाँ पे पहले जाना चाहिए जी। तो काफी हद तक हमने देखा है कि कोई सामान्य कारण के लिए लोग शहर में आ रहा है और जब वो आते हैं उनको पता भी नहीं चलता है कि कहाँ पे जाना है, क्या करना है, और अक्सर ये व्यवस्था जो है वो ठीक से नहीं चल रहा था जी। तो इसीलिए ICMR ने ये प्रयास लिया है। इसमें 3 चीज है। पहले तो ये है कि अभी जो अपडेटेड मेडिकल साइंस है उसके हिसाब से ये जो डिजीज कंडीशन है उसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, क्या बेस्ट ट्रीटमेंट होना चाहिए, एक जी। दूसरा, जो हमारा जो ये सिस्टम है इसके मुताबिक कब कौन सा मरीज को किस लिए रेफर किया जाए और कहाँ पे रेफर किया जाए और क्या टाइम लिमिट्स है, क्या ट्रीटमेंट है उसके पहले, और कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाए, इसके ऊपर भारी मात्रा से गाइडलाइंस आया है। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट सारा विश्व में एक ग्लोबल इशू चल रहा है, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है जी। जो कि प्रॉपर एंटीबायोटिक के यूसेज के ऊपर डिपेंड करता है, उसके ऊपर भी इस गाइडलाइंस पे काफी आलोचना किया गया है जी। तो कुल मिला के ये जो गाइडलाइंस है इसको अगर हम ठीक से यूटिलाइज करें तो काफी हद तक हमारा जो हेल्थ आउटकम्स है इस देश का जी वो सुधर सकता है। यानी डॉक्टर्स को एक तरह से मदद भी होगी उनके काम करने के तरीकों में, और मरीजों की सही शनाख्त होगी, सही पहचान होगी और उनके मर्ज की तशखीस सही अंदाज में हो सकती है। बिल्कुल, ये गाइडलाइंस के हिसाब से ही काम होना चाहिए। हमारे साथ अरुण शाह, डॉक्टर अरुण शाह भी जुड़ चुके हैं, सीनियर पीडियाट्रिशियन। सर नमस्कार, आपका भी स्वागत है। अरुण शाह जी, सर जिस तरह से बच्चों की अगर हम बात करें सर, मौजूदा हालात और मौजूदा जो मौसम है, मुख्तलिफ रियासतों में बारिश की सूरत हाल है, सैलाब है और मौसमी बीमारियां भी जो है ऐसे में दस्तक देती हैं कई। तो बच्चों के लिए किस तरह के इक़दामात पेरेंट्स को करने चाहिए? बिल्कुल प्रासंगिक सवाल है आपका जी। देखिए, आज हिंदुस्तान में एक तरफ तो बाढ़ आई हुई है, एक तरफ मतलब कि काफी भीषण गर्मी चल रही है, जैसे हम उत्तर भारत में है जी। बिल्कुल, अभी काफी गर्मी चल रही है और मालूम हो रहा है कि कई स्टेट्स में बाढ़ भी आई हुई है जी। बिल्कुल, मौसम का जो बदलता रूप के अनुसार तो हम लोग देख ही रहे हैं, जो बच्चों में काफी बीमारी बढ़ी है जी। तो इसमें देखिए क्या है कि जरूरत है
कि बच्चों में खास सावधानी बरतने की, जैसे जो कि हमने कई बार इस चैनल के थ्रू कहा भी है कि खास करके जो कि बच्चों में इस समय इस मौसमी जो बुखार होता है, इसको कहते हैं वायरल फ्लू या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, ये मौसम के बदलने के बाद ज्यादा होता है। इस समय हम लोग केसेस देख रहे हैं सर्दी खांसी बुखार के, हम लोग केसेस देख रहे हैं डायरिया और वॉमिटिंग के। तो जरूरी है कि मदर फादर को अपने बच्चों को, खास करके 5 साल के नीचे के बच्चों को साफ सफाई पे पूरा ध्यान दे। मतलब उसमें क्या है कि घर में साफ सफाई हो, साबुन से हाथ धोएं, खाना खाने के पहले, शौचालय जाने के बाद, उसके बाद खाना परोसने के पहले। एक हैंड हाइजीन का एक तो कल्चर होना चाहिए कि हमेशा हम हाथ धो करके ही खाना खाएं। दूसरा है कि बेवजह मतलब कि क्राउडेड प्लेस में बाहर निकलना बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जो वायरल इन्फेक्शंस है पूरे शहर में फैला हुआ है, तो अगर बेवजह बच्चे भी जाएंगे तो उससे प्रभावित होंगे। जी, बेवजह वो होटल का खाना नहीं खाए, फास्ट फूड नहीं खाए, जंक फूड नहीं खाए। आप घर का खाना जो है फ्रेश खाना यही बच्चों को दो, बासी खाना नहीं दें। जो हम लोग कहते हैं कि जन्म के बाद जो नियमित जो राष्ट्रीय टीकाकरण के तहत जितने भी टीकाकरण है सब कुछ दिया जाए। अब तो देखिए जहां तक टीका का सवाल है तो कोविड टीकाकरण भी बच्चों में दिया जा रहा है 5 साल से ऊपर वाले बच्चों को। तो जरूरी है कि सारे टीकाकरण नियमित रूप से दिए जाएं ताकि कि जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज है उससे बच्चे। देखिए अब जहां तक डायरिया का सवाल है, रोटा वायरस के भी वैक्सीन भारत सरकार निःशुल्क दी जा रही है, निमोनिया के वैक्सीन निःशुल्क दे रही है। तो ये जितने बचाव है ना, खास करके हाइजीन, सैनिटेशन, इम्यूनाइजेशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन और बेवजह बाहर जाना, बेवजह बाहर का खाना निश्चित रूप से ये बीमारी को निमंत्रण देता है और ज्यादा बच्चे इसी वजह से बीमार पड़ते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि मौजूदा मौसम आपने जिस तरह से कहा कि कुछ जगहों पर गर्मी पड़ रही है तो कुछ जगहों पर बारिश सैलाब की सूरत हाल है। तो ऐसे में मौसम की तब्दीली में बहुत से असरात चाहे बच्चे हों या ज़ईफ़ लोग हों उन पर भी होता है। तिमरिश कॉलेज जी, जिस तरह से हम इमरजेंसी मेडिसिन एक्सपर्ट हैं सर आप, तो ये इमरजेंसी मेडिसिन का इस्तेमाल कब, कहाँ, कैसे, किसके लिए क्या होता है ये, ताकि आम मरीजों को समझ में आ जाए, थोड़ा सा इस पर भी रोशनी डालें। देखिए इमरजेंसी मेडिसिन को अगर सही तरह से हम हिंदी में कहें तो ये आपातकालीन चिकित्सा है जी। तो जो भी बीमारी है, अगर वो कुछ एक्यूट कंडीशन में आ गया है जिसके लिए मरीज को जल्दी अस्पताल पहुंचना पड़े, कि कुछ ट्रीटमेंट करना पड़े, कुछ टेस्ट करना पड़े, उस स्थिति में जब मरीज अस्पताल में पहुंचता है जी। तो एक वो विभाग होता है आपातकालीन चिकित्सा विभाग, आपने देखे होंगे, बड़ा सा इमरजेंसी वार्ड भी अगर और उसके उसी के अंदर जो चिकित्सा होते हैं, जो पहले हम गोल्डन आवर बोलते हैं और काफी इम्पोर्टेंस देते हैं, तो वो जो एक स्पेशलिटी के तरह हम लोग उसमें काम करते हैं। जी बिल्कुल, यानी यहीं पर तय होता है कि पेशेंट्स की क्या सूरत हाल है, क्या कुछ स्थिति है, उसको आगे क्या करना है। जी बिल्कुल जी। डॉक्टर अरुण शाह, आपने बच्चों के टीकों की सर बात की है। एक सवाल अक्सर आता है हमारे प्रोग्राम में कि सर बच्चों के जो टीके हैं 10-12 साल तक कंटिन्यूसली टीकों का जो है खुसूसी तौर पर होते हैं, कितने साल तक ज़रूरी है सर ये टीके, और भी इसमें एडिशन हो सकते हैं क्या? कोरोना का तो हो ही गया। देखिए राष्ट्रीय जो टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत जन्म के बाद से 5 साल तक के बच्चे को जितना भी जो प्राइमरी डोज और बूस्टर डोज सबको दिलाना है जी। लेकिन टीकाकरण जो है गर्भवती महिला को भी, वो भी राष्ट्रीय टीकाकरण के कार्यक्रम के तहत है, ताकि कि माँ और बच्चों को टिटनेस जैसी गंभीर बीमारी से वो पीड़ित ना हो। और आज हालात ये है कि हमारा देश जो है कम से कम टिटनेस से, अगर इरेडिकेशन नहीं लेकिन टिटनेस कंट्रोल हो गया है, इसलिए कि टीकाकरण काफी हद तक सफल हुआ है। उसके बाद जहां तक सवाल है कि 5 साल के बाद, तो 5 साल के बाद क्या है कि कुछ टीका किसी ने नहीं दिलवाया, सपोज किया हेपेटाइटिस बी का नहीं दिलवाया, सपोज किया कि उन्होंने मतलब कि, और कुछ ऐसे वैक्सीन है जो कि बाजार में उपलब्ध है लेकिन टीकाकरण कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं है, जैसे वेरिसेला वैक्सीन है, जैसे एमएमआर वैक्सीन है, जैसे हेपेटाइटिस ए वैक्सीन है, जैसे फ्लू शॉट है, ये भी टीकाकरण कार्यक्रम में नहीं है। लेकिन राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत 5 साल के बाद हर 5 साल पर उसको टिटनेस टॉक्सोइड की वैक्सीन दिलाना है उसको, कम से कम 15 साल तक। अब नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप और इम्यूनाइजेशन जो एक्सपर्ट की जो है वो विचार कर रही है कि हम लोग
एक जो कैंसर के एंगेस्ट में जो सबसे ज्यादा लड़कियों में कैंसर, औरतों में कैंसर होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन, HPV वैक्सीन, उस पर कंसीडर किया जा रहा है, क्योंकि भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ये वैक्सीन तैयार कर लिया है। जैसे हमारे यहाँ इंडिजिनस वायरस जो वैक्सीन है रोटा वायरस की भारत में पहली बार बनी, उसके बाद देखिए कोविड के वैक्सीन बने, जैसे कोवैक्सीन बनी, तो अब आज हिंदुस्तान जो है अपने पैरों पर मैन्युफैक्चरिंग करने में, नए नए वैक्सीन करने में अब विदेशों पर के मतलब कि आयात पर मतलब डिपेंड नहीं करेगा। तो हम निश्चित रूप से टीकाकरण में काफी मतलब कि आगे बढ़े हैं, कोविड में और गति बढ़ी है। तो टीकाकरण जो है, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में कुछ टीका अभी तक सम्मिलित नहीं हुआ है, जो कि सरकार कहती है कि अगर जिसकी जरूरत होगी, कॉस्ट इफेक्टिव होगा, तो उसको हम सम्मिलित करेंगे। जी बिल्कुल। डॉक्टर तमरीश कोली जी, इन वैक्सीन की बात मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा। सर, वैक्सीनेशन को लेकर जिस तरह से अभी फिर बूस्टर डोज की भी बात हो रही है, फर्स्ट सेकंड की तो बात खत्म ही हो गई एक तरह से, लेकिन अभी जैसा कि अरुण शाह जी ने भी कहा कि मुल्क के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर अभी मौसम बदल रहा है, तो कई जगहों पर मौसम पूरी तरह से बदल चुका है, सैलाब, बारिशें। तो सर, ऐसे में जहां सर्द मौसम है, इस वक्त बारिश है, तो वहां पर मौसम की बीमारियों ने दस्तक दे दिया है। तो ज़्यादातर लोगों को सर्दी ज़ुकाम ये चीज़ें हैं, और लंग्स का बड़ा मसला ज़्यादातर लोगों को होता है, खासकर एज के लोगों को जो अबव 60 हैं। तो ऐसे मौसम में बूस्टर डोज की इन लोगों के लिए कितनी अहमियत है, और इसके अलावा कैसी दवाएं या किस तरह का तरीक़ा इलाज अपनाना चाहिए? अब देखिए, दो क्वेश्चन आपने पूछे। पहले तो बूस्टर डोज के बारे में आपको बता देता हूँ। बूस्टर डोज का चर्चा इसलिए हो रहा है कि पहले भी मैंने बता चुका है, अभी भी एक बार फिर दोहराना चाहूंगा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, हम अभी पेंडेमिक में बीच में है जी। तो अभी जो नया वेरिएंट्स आ रहा है, खास करके BA.5 करके एक वेरिएंट काफी सारा देश में मिल रहा है जी। भारत में भी एक तो मिल चुका है। ये जो है, ये वेरिएंट जो हमारा जो अभी खास करके जो इम्यूनिटी है उसको इवेड करने का क्षमता रखता है। री इन्फेक्शन रेट बहुत ज्यादा है इसमें, इसीलिए हमने बूस्टर डोज का बात में चर्चा हो रहा है। और ये भी चर्चा हो रहा है कि बूस्टर डोज जो है वो काफी हद तक फ्री में दिया जाए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तुरंत इसको उपलब्ध कराया जाए। इसलिए ये बात हो रहा है कि जो अगर ये वेरिएंट अगर बहुत फैल गया था तो इससे जो कॉम्प्लिकेशन है ये बढ़ सकता है जी। और BA.5 का खास करके एक और सिम्टम्स अभी ऑस्ट्रेलियन स्टडी में पाया गया है कि ये लंग्स को भी इन्फेक्ट कर सकता है। तो इसीलिए बूस्टर डोज का बहुत जरूरी है जी। सेकेंड क्वेश्चन आपने पूछा, अभी बरसात का हालत में जो बीमारियां खास करके होते हैं, सर्दी जुकाम तो होती है, बट ये जो खास करके शहरों में डेंगू का जो है एक सीजन आता है। दिल्ली वगैरह कई सारे क्षेत्र में डेंगू का ये आता है। तो हमको खास करके डेंगू के जो प्रिवेंशन है, जो पानी ना जमा होने का जो प्रयास, और जो फुल स्लीव्स शर्ट पहन के बाहर निकलना, ज्यादा मौसम में ना घूमना, ये सब पालन करना पड़ेगा। डेंगू एक खतरनाक बीमारी है और काफी हद तक ज्यादा फैलने का क्षमता रखता है, तो डेंगू से हमको बचना चाहिए। और दूसरा जो नेचुरल एलिमेंट्स है, जैसे खास करके पेट खराब वाला बीमारी, और ये जो जैसे पानी के मौसम में होते हैं, तो इस मौसम में हम जो खाना खाते हैं उसके ऊपर ज्यादातर ध्यान देना पड़ेगा। बाहर जो स्ट्रीट फूड है उसको ज्यादा मात्रा में अवॉइड करके घर का खाना, बॉइल्ड फूड, बॉइल्ड वाटर, अगर आपको वाटर के बारे में सही तरह से पता नहीं है तो बॉइल्ड वाटर भी पीना चाहिए। खास करके जो गांव का हिसाब है, जहाँ से पानी का ज्यादा हो गया है कि बाढ़ आ गया है, बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए जी। बिल्कुल, इस वक्त बहुत एहतियात की ज़रूरत है, ख़ासकर पानी के मामले को लेकर। मैं इस बीच एक चीज़ और भी बता दूं, यहाँ तेलंगाना में सर देख रहे हैं हम कि डेंगू के मसले ज़्यादा हो रहे हैं, मलेरिया के बहुत ज़्यादा। यहाँ के जो हेल्थ सेक्रेटरी है उन्होंने बाकायदा एक अनाउंसमेंट भी किया, उसमें बात भी ये कही कि आप जो पानी पूरी खाते हैं, नुक्कड़ पे जिस तरह की चीज़ें खा रहे हैं, ये बड़ा ख़तरनाक होगा इस मौसम में, क्योंकि यहाँ पर लगातार 7 दिन से मुसलसल बारिश हो रही सर अभी भी। तो ये कितना ख़तरनाक है। एक कॉलर है, आइए जोड़ लेते हैं, पहले क्या सवाल उनसे ले लेते हैं। हेलो हेलो आवाज आ रही है सर? हेलो, हाँ आपकी आवाज़ आ रही है, सवाल करें, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं। सर मेरा नाम पंकज कुमार है सर, और हमारा जो घर है सर
वहाँ पर काफी हरियाली है, चारों तरफ काफी झाड़ियां भरी हुई होती है। लेकिन होता है क्या सर कि अभी जो मौसम है बारिश का हमारे एरिया में, तो पानी के जमाव के कारण रात्रि समय में इतने सारे कीड़े मकोड़े मतलब परेशान करते हैं। मतलब लोग खान पान में मतलब थोड़ा सा उनको बहुत दिक्कत होता है। तो क्या ये कीड़े मकोड़े जो भी चीज पकड़ने, उससे बचने के लिए बारिश में हमें क्या करना चाहिए सर, और पर्सनल हाइजीन पर क्या विशेष ध्यान देना चाहिए बारिश के मौसम में सर? ठीक है। डॉक्टर तमरीश जी, आप जवाब देंगे इसको? हाँ, पहले तो ये जो कीड़ा मकोड़ा और जो मॉस्किटो प्रॉब्लम्स है गांव में होता है खास करके, इसके लिए सबसे बेहतर प्रिवेंटिव मेजर है मॉस्किटो नेट या तो मच्छरदानी। इसको आप इस्तेमाल कीजिए तो रात को आपको मच्छर और ये सब जितना भी कीड़े मकोड़े आप बच जाएंगे। इसमें खास करके रात में ये प्रॉब्लम होता है, दिन में तो हम काम करते रहते हैं। दूसरा, इन्होंने और एक सवाल पूछे कि हमको हाइजीन क्या करना चाहिए, तो हाइजीन के बारे में, पानी के बारे में पहले ही बताया मैंने खास। दूसरा जो कोरोना ने हमको सिखाया कि साबुन से हाथ धो के, पानी से हाथ धो के खाना खाना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, उसको आप मेंटेन कीजिए, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। और खाना जो है वो बॉयल करके, खास करके पानी बॉयल करके पीना चाहिए। ये 3 साल रहेगा इनके लिए। बिल्कुल, ये सभी के लिए मेरे ख्याल से सर, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, इस तरह के पानी का जो मसला है, पानी को का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना इस वक्त बेहद ज़रूरी है। सर, एक चीज़ ये है कि प्यूरीफाई वाटर और दूसरा पानी को गर्म करने के पीने के लिए बात होती है, तो पानी में किस हद तक उसको गर्म करना चाहिए? क्योंकि पानी की जो अपनी क़ुव्वत है वो ज़्यादा अगर आप हीट करते हैं तो ग़ालिबन ख़त्म हो जाती है। कैसा है इसका मसला? देखिए, ये पानी का जो गर्म करके पीने का जो एडवाइस है, ये हम खास करके इसी सिचुएशन में देते हैं, जैसे बरसात में कोई बाढ़ आ गया तो उस टाइम में क्या होता है, पानी के अंदर ज़्यादा बैक्टीरिया और वायरस फैल जाता है। अगर आपके पास ये प्यूरिफाइड वाटर का एक्सेस सबके पास नहीं होते हैं, सब लोग खरीद नहीं पाते हैं, सब जगह सप्लाई नहीं होता है, तो उसके लिए सबसे बेहतर यही मेथड है कि आप पानी को गर्म कीजिए, गर्म करके फिर उसको ठंडा करके आपको ये पानी पीना है। जब ये स्थिति खत्म हो जाएगा, मानसून खत्म हो जाएगा, फिर आप नॉर्मल पानी आप पी सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर अरुण शाह जी, जिस तरह से बच्चों को लेकर हमारी बातचीत हो रही है, सर, डेंगू से बच्चे सबसे ज़्यादा यहाँ पर मुतासर हो रहे हैं। जिस तरह की खबरें हैं तेलंगाना के अस्पतालों से हमें आ रही है, और देश के दूसरे जहाँ पर भी बाढ़ है इस वक्त, जहाँ पे सैलाब है, वहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं सर। तो बच्चों की जो इम्यूनिटी पावर है उसको कैसे हम बरकरार रखें, और इस मौसम में उनके लिए क्या चीज़ें फ़ायदेमंद है? अगर मैं उनके न्यूट्रिशन की बात करूं, खाने पीने की, अगर आप मुझे अलाउ करें तो एक सवाल का जवाब मैं देना चाहूँगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो था कि आपका प्रासंगिक सवाल था कि फर्स्ट बूस्टर और सेकेंड बूस्टर क्या कितना प्रभावित करता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्या ये जोड़ी है कि नहीं है? जी। तो मेरा ये जवाब है कि देखिए, अभी जो ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट जो है पूरी दुनिया में अलग अलग टाइप का है। हिंदुस्तान में जो है ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है BA.75 जो कि काफी ट्रांसमिसेबल है, जो कि मतलब कि इम्यूनिटी स्केप करता है, जो कि मतलब कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा केसेज उसके पाए जा रहे हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में B4 B5 के जो केसेज हैं सब वेरिएंट वो हैं जी। और ये स्टडी में पाया गया है कि आप फर्स्ट बूस्टर या सेकेंड बूस्टर या थर्ड बूस्टर भी दिलवा लें जी, तो उससे क्या है कि आपको संक्रमण यानी री इन्फेक्शन, अगर आपको पहले बीमारी भी हो चुकी है जी, आप कोरोना से संक्रमित भी हो गए हैं, आपको बूस्टर भी लग गया है, तो ये आपको री इन्फेक्शन से यानी दोबारा बीमार होने से बचाएगा नहीं जी। लेकिन ये निश्चित है कि इस ओमिक्रॉन सब वेरिएंट के सीरियस कॉम्प्लिकेशन से बचाएगा। हमारे यहाँ सारे विश्व में यही बात है कि हॉस्पिटलाइजेशन रेट काफी कम है, सिविलिटी कम है, वेंटिलेटर की जरूरत कम पड़ रही है, इसलिए बूस्टर जहां जहां जो भी सरकारी गाइडलाइंस है उसका जरूर फॉलो करना चाहिए जी। और ये इसका जवाब यही है कि हमें बूस्टर दिलाना चाहिए, जब जब जो भी सरकार कहती है उसको फॉलो करना चाहिए, लेकिन इस भ्रम में नहीं रहे कि हम बूस्टर दिला लिए हैं तो बीमार नहीं पड़ेंगे। इसीलिए जितने हाई रिस्क लोग हैं, जो 60 वर्ष के ऊपर के हैं, जिनको कोमॉर्बिडिटीज है, जिनको डायबिटीज है, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, उनको चाहिए कि वो कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर बिल्कुल मेंटेन करें। ये बहुत जरूरी है सर।
ये कई लोगों को लगता है कि हमने दोनों डोज भी ले लिए, बूस्टर भी ले लिया, अब हमें कुछ होगा ही नहीं। ये सोचना भी बड़ा खतरनाक है। यही स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो आदमी ने बूस्टर ले लिया है उसका मतलब ये नहीं है कि बीमारी से मतलब कि वो बच जाएगा। उसको री इन्फेक्शन होगा, और खास करके वो जो कमजोर लोग हैं, जो वीक है, डेबिलिटेटेड है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, कोमॉर्बिड कंडीशंस के हैं, जो मतलब कि 60 के ऊपर के हैं, उनको अगर ये बीमारी होती है तो हॉस्पिटलाइजेशन होगा उनका। इसलिए ये उम्मीद इसलिए जरूरी है कि इस तरह के लोगों का इन लोग को चाहिए कि स्ट्रिक्टली कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर मेंटेन करें। कई स्टेट्स में, बिहार में भी, हिंदुस्तान में, भुवनेश्वर में जैसे कि आपको मास्क मैंडेट कर दिया गया है। बिल्कुल सर। दुनिया के कई जगह पर मास्क को मैंडेट किया जा रहा है। बिल्कुल। जबकि लिफ्ट कर दिया गया था। अब आते हैं हम दूसरे प्रश्न का जवाब कि अगर डेंगू का डायरेक्ट संबंध है मच्छरों से। जी सर। और मच्छरों का डायरेक्ट संबंध है पानी के रख रखाव से। जहां भी पानी स्टैग्नेट करेगा और आसपास में अगर पानी रहेगा, एयर कूलर में पानी रहेगा, तो वो एक मच्छरों का एक मतलब ये घर बन जाता है। बिल्कुल। हमें चाहिए कि हर हालत में पानी का जो ठहराव है उस पर उसको मतलब नहीं होने देना है। अगर आसपास में पानी लगा हुआ है तो पानी उसमें फिनाइल डाल दीजिए, ब्लीचिंग पाउडर डाल दीजिए और उसको पानी को साफ करें। एयर कूलर हमेशा साफ करते रहें। जब मच्छर कम होगा तो डेंगू कम होगा, मलेरिया कम होगा, फाइलेरिया कम होगा, इंसेफ्लाइटिस कम होगा, चिकनगुनिया कम होगा। इसलिए जरूरी है प्रिवेंशन। क्योंकि अभी तक डेंगू का कोई वैक्सीन नहीं शुरू हुआ, अभी ट्रायल में, इट इज नॉट सक्सेसफुली लॉन्च। तो दैट्स द रीजन की ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमको डेंगू से बचने के लिए मच्छरों से बचना होगा। तो आप घर का स्क्रीनिंग करवाइए, मॉस्किटो नेट यूज कीजिए, मॉस्किटो रिपेलेंट यूज कीजिए। ये सारी बातें हैं कि हम अपने मरीजों को भी कहते हैं कि भाई मॉस्किटो रिपेलेंट यूज करो, मच्छरदानी यूज करो, आसपास में सफाई रखो, पानी का ठहराव नहीं होना चाहिए। जितने मच्छर होंगे उतनी बीमारी हो। जी सर, एक छोटी सी चीज इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा अरुण शाह जी। बच्चे ज्यादातर बाहर की चीजें खाते हैं सर, और इस मौसम में आउटसाइड जो फूड होता है, स्ट्रीट फूड होता है, या फिर ये चॉकलेट, पेपरमिंट, पता नहीं इस तरह की कई चीज़ें खा लेते हैं। अभी इस मौसम में बाहर की चीज़ों के लिए आप क्या कुछ कहेंगे बच्चों के लिए? क्योंकि कई पेरेंट्स ये शिकायत करते हैं, डरते भी हैं खिलाने के लिए। देखिए अभी ये क्या है, विज्ञापन की दुनिया है। मतलब कि अभी आप देखिए कि कोई ऐसा बच्चा नहीं जो 4 घंटे 5 घंटा टीवी मोबाइल नहीं देखता। बिल्कुल। और मोबाइल पर जितने सारे हमारे सो कॉल्ड जो ब्रांड एम्बेसडर हैं, जो बड़े बड़े जो नेता अभिनेता हैं, वो लोग मतलब कि इस सबको प्रमोट करते हैं। सबसे ज्यादा गलती तो वहां से होती है कि वो लोग प्रमोशन करते हैं ऐसे चीजों का जो कि बच्चों के लिए सही मायने में जहर है। ये जंक फूड या जो फास्ट फूड है, ये बच्चों के लिए जहर है। और इसके कारण आज बच्चों में काफी बीमारियां बढ़ती जा रही है। और एक फेनोमेना बढ़ता जा रहा है, जैसे कि हम कहते हैं कि भारतवर्ष में 40% से ज्यादा बच्चे कुपोषित के शिकार है, अंडर न्यूट्रिशन है। और एक तरफ 10% ऐसे बच्चे हैं जो कि ओवर न्यूट्रिशन के शिकार हैं, ओबेसिटी के, मोटापा के शिकार हैं। और इस मोटापा में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज कंट्रीब्यूट करता है तो वो है फास्ट फूड और फ्राइड फूड। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि किसी भी हालत में अगर तुमको खिलाना है तो हफ्ते में एक बार कर खिलाओ। स्क्रीनिंग तुमको टीवी दिखाना है तो 1 से 2 घंटा। यही इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स का भी ये कहना है कि दिन भर वो टीवी पर ग्लू नहीं करे, दिन भर सोफा पर बैठ करके वो चने नहीं चिप्स नहीं खाए। तो फास्ट फूड, जंक फूड अभी जो आज की मॉडर्न एज में बच्चों में इतना पॉपुलर हो गया है। और पेरेंट्स भी उनके प्रेशर में आकर के सकम कर जाते हैं। तो पेरेंट्स को चाहिए कि अगर उनको बच्चों को अगर मोटापा के शिकार से बचाना है और विटामिन और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इनकी डेफिशिएंसी से बचाना है तो सबसे दूर रहें। बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने तजवीज़ की है पेरेंट्स के लिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तमरीश कोले जी, अब एक बात मैं ये करना चाहूँगा कि सर अक्सर लोग जो है सेल्फ मेडिकेशन के तौर पर हल्की सी खांसी हो गई, सर्दी ज़ुकाम है तो 1-2-3 दिन की दवा ले लेते हैं और फर्स्ट टाइम में ही जो है एंटीबायोटिक भी अपने तौर पर कर लेते हैं। ये एंटीबायोटिक का इस्तेमाल अपने तौर पर करना आपकी नज़र में किस तरह से है मौजूदा मौसम में? ये बिल्कुल हानिकारक है और कभी भी ये एंटीबायोटिक का यूसेज बिना डॉक्टर के एडवाइस में करना नहीं चाहिए। जी। खास करके जैसे सर्दी जुकाम का बात है, काफ़ी होम रेमेडीज है। अगर उससे काम नहीं होता है तो डॉक्टर का सलाह लेना चाहिए। अगर
आधा कोर्स करके एंटीबायोटिक बंद कर दिए तो आप अपने बॉडी में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पैदा कर रहा है। तो नेक्स्ट टाइम जब एंटीबायोटिक का सच में जरूरत पड़ेगा तो वही एंटीबायोटिक आपको काम नहीं आएगा। और ये एक बहुत बड़ा ग्लोबल इशू है जी। इसका सबसे जो पहले स्टेप है सेल्फ मेडिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, ये बिल्कुल बंद करना चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो बहरहाल आपने दोनों डॉक्टर्स की सलाह को देखा, डॉक्टर अरुण शाह जी और डॉक्टर तनुष कोले जी, आप दोनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। आज बच्चों के लिए और बड़ों के लिए तनुष जी ने भी बहुत अच्छे मशवरे दिए हैं। तो मौजूदा मौसम में अपना ज़रूर ख्याल रखें, बच्चों की सेहत का ख्याल रखें, बाहर के खाने को फिलहाल पूरी तरह से अवॉइड करें। तो चलती रहेगी ज़िंदगी में, फिलहाल इतना ही। आदाब।